क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि मांगने सिर्फ भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते हैं। हम दूसरे लोगों से सवाल करते हैं कि उन लोगों ने हमें बांटा, लेकिन हमने अपनी एकता के लिए बड़ा प्रयास नहीं किया है। लेकिन सच ये है, अगर भारत में आज हम पढ़ते भी हैं तो मात्र इसलिए कि नौकरी मिल जाए। हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। आज सीधी लड़ाई ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद के बीच। 15 अक्टूबर 1966 ब्लैक पैंथर, फिर 29 मई 1972 दलित पैंथर, और उसके बाद 21 जुलाई 2015 भीम आर्मी। मैं तो पैंथर के काम को ही आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि मांगने सिर्फ भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और छीनने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। आजादी से पहले राजतंत्र और आजादी के बाद लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में संगठन में शक्ति होती है। मैं तो उसी काम को आगे बढ़ा रहा हूं जिस काम को ब्लैक पैंथर और दलित पैंथर के हमारे सम्मानित नेताओं ने आगे बढ़ाया। मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव पड़ता है, एक छोटा सा जिला सहारनपुर, उसमें गांव पड़ता है छुटमलपुर। गांव की मिट्टी में जन्मा हूं और घाट घाट का पानी पी के यहां तक पहुंचा हूं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, अध्यापक थे, और उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई, उसको चरित्र कहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जिसके पास चरित्र नहीं होता वो कभी भी बिक सकता है। अगर चरित्र है तो चाहे कीमत कुछ भी हो तो व्यक्ति बिकेगा नहीं। फिर जिनके नेतृत्व में उत्तर भारत में हमने राजनीतिक आंदोलन में जन्म लिया, मान्यवर साहब श्री काशीराम, वो ये कहते हैं कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती है। लंबे समय तक इस भारत की धरती पे फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले आधुनिक भारत में क्रांतिकारी कहीं ना कहीं जन्म लेते रहे, और उन क्रांतिकारियों को पढ़ने के बाद ही आज मैं वहां गांव से चल के यहां आपके बीच में हूं। मैं इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर का भी बारंबार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो थे तो हम हैं। अगर वो ना होते और अपने परिवार से आगे बढ़ के अपने करोड़ों बेटों के लिए प्रयास ना करते, करोड़ों बच्चों के लिए प्रयास ना करते, तो शायद आज हमारे तन पे अच्छे कपड़े ना होते। ये संघर्ष है, चाहे ब्लैक पैंथर की स्थापना हुई हो या दलित पैंथर की स्थापना हुई या भीम आर्मी की। जब आप देखोगे तो हुई है सबकी स्थापना अन्याय के खिलाफ। ये एक विद्रोह है, क्रांति है, और क्रांति वहीं जन्म लेती है जहां अन्याय सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र की मराठवाड़ा की धरती पे नांदेड़ ने अन्याय सहा है, और जब जब जहां जहां अन्याय होता है वहीं से क्रांति जन्म लेती है। इसलिए मैं नांदेड़ की धरती का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने क्रांतिकारियों को बल दिया। यहां पहुंचे साथियों, छात्र जीवन बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्योंकि उस समय हम कोरे कागज की तरह होते हैं। उस कोरे कागज पे जो लिख दिया जाए, उस कोरे कागज पे जो छाप दिया जाए, वो लंबे समय तक उसके ऊपर स्थापित हो जाता है, उसको पढ़ा भी जाता है, पहचाना भी जाता है। मैं ब्लैक पैंथर के बाद अगर दलित पैंथर की बात करूं तो छात्र जीवन में ही दलित पैंथर के जो अग्रणी नेता हुए, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिस समय पर उन्होंने निर्णय लिया, तो हो सकता है कि वो बहुसंख्यक रूप से एक बड़े समूह के रूप में ना हो,
क्योंकि एक इतिहास ये भी कहता है कि व्यक्ति के नाम को पूजा जाता है, काम को पूजा भी नहीं जाता है। जब उन्होंने संघर्ष किया, कुछ करके दिखाया, तब शायद लोगों की समझ में आया हो कि ये नौजवान एक जुनून लेके निकले जो बदल देंगे, और वो करके भी दिखाया। आज दलित पैंथर की 50वीं सालगिरह हम लोग मना रहे हैं। अगर दलित पैंथर ने बदलाव ना किया होता तो पूरे देश में दलित पैंथर का आंदोलन ना जाता, और अगर पूरे देश में दलित पैंथर गया है तो वो उनके संघर्ष की वजह से गया है। आज भी मैं देखता हूं कि दलित पैंथर की तरह ही भीम आर्मी के लोग पूरे देश में अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं कि नौजवान लोग ये ब्लू प्राइड, नीला गमछा लेके गले में डालकर जब सड़कों से गुजरते और हिम्मत जुटाते, मुझे बड़ी खुशी होती। जब वो जोर जोर से जय भीम के नारे लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक समय आएगा कि धरती और आसमान पे नीला नीला छाएगा, एक समय ऐसा आएगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि ये लड़ाई बड़ी आसान नहीं, क्योंकि अभी तो जो अन्याय आजादी से पहले हमने सहा हजारों साल, वही अन्याय आजादी के बाद भी, भारतीय संविधान होने के बावजूद भी हम लोग सह रहे हैं। जिस कौम को गुलामी करने की आदत पड़ जाती है, जिस समाज को पिछलग्गू बनने की आदत पड़ जाती है, जिस समाज को झूठन पे जिंदा रहने की आदत पड़ जाती है, वो समाज, जिस समाज को फ्री की आदत पड़ जाती है, वो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकता। क्रांति के लिए चाहिए असंतोष, और असंतोष आप तब समझोगे, दर्द आप तब समझोगे जब आप समाज को परिवार मानोगे। बाबा साहब अंबेडकर व्यवस्था के आधार पर बांटे गए लोगों को वर्गों में बना के गए। उन्होंने हमें शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल ट्राइब बनाया, बैकवर्ड बनाया, माइनॉरिटी बनाया। उनका ये मानना था और उनकी इच्छा भी थी कि उनके जाने के बाद भारतीय संविधान में अपने अस्तित्व को पहचान के और उनकी वॉल्यूम्स में अपने इतिहास को पहचान के, ज्योतिबा फूले जी की गुलामगिरी में अपने इतिहास को पहचान के, छत्रपति साहू जी महाराज के संघर्ष में अपने वजूद को टटोल के हम लोग वर्ग बनेंगे। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग एकजुट होंगे, शक्ति बनेंगे। अफसोस कि आज भी हम वहीं खड़े हैं। हम दूसरे लोगों से सवाल करते हैं कि उन लोगों ने हमें बांटा, लेकिन हमने अपनी एकता के लिए बड़ा प्रयास नहीं किया है। जब ये बात मेरी समझ में आती है तो मुझे लगता है कि संगठन के जरिए संगठित हुआ जा सकता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 3 सूत्र में ये बात कही भी है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूं, रोज माताओं बहनों की लुटती अस्मतें, हमारे जलते घर, मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, बुद्ध विहार जाने पे, बाबा साहब की जयंती मनाने पे, बाबा साहब के स्टैचू को स्थापित करने पे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने पे, अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने पे आज भी जुके तू हमारे घर जला दे जाते और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्तियां होती। मैंने ऐसा नहीं कि ये दर्द सिर्फ पूरे देश का, महाराष्ट्र का नहीं है, तो मैंने महाराष्ट्र को भी स्टडी किया और महाराष्ट्र में भी जो घटनाएं मैंने पढ़ी वो भी बड़ी दर्दनाक, आज भी जारी। मैं अगर अपनी बात करूं तो अब तो आंसू भी सूख चुके हैं। कब तक अपने लोगों के दर्द को देख के रोता रहूं, कब तक भावुक होता रहूं, तो आंसू भी जवाब देंगे। अब शरीर में आंसू नहीं, सिर्फ लहू बचा हुआ है, और लहू का वो एक एक कतरा इस आंदोलन के नाम है। और जब तक जीवन है, पैंथर के इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहेंगे। मैं दर्द आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेला कोई इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकता। आज जरूरत है हमें अपने पैरों पर खड़े होने की और ये सोचने की
कि अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने मात्र बच्चों के बारे में सोचते, अपनी पत्नी और अपने परिवार के बारे में सोचते, तो क्या हमारी जिंदगी में कभी सवेरा हो पाता? अगर बाबा साहब अंबेडकर अपने अथक प्रयास से हमें वोट का अधिकार नहीं दिला पाते, तो क्या कोई हमारी बस्तियों में पैर रखने के लिए आता? आज जो तमाम तरह के हिंदुत्व और भाईचारे की जो लोग बात करते हैं, अगर ये वोट की ताकत आपसे छीन ली जाए, तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज भी आपकी हालत और आपकी स्थिति उनकी नजरों में बिल्कुल वैसी है जितनी आजादी से पहले थी। मेरे आज भी उस घटना को मैं याद करके आपको बता सकता हूं कि जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मदन मोहन मालवीय जी ने यह कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमारे भाई हैं, और अंग्रेजों से कहा कि भारत में कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर बस थोड़े नाराज हैं, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो वहां परिवार की तरह रहते हैं, हम तो एकजुट हैं। वहीं उसी मौके पे बाबा साहब अंबेडकर ने वो जग से पानी का गिलास भर के और उसको मदन मोहन मालवीय जी के सामने किया। उन्होंने कहा अगर मालवीय जी कोई अछूतपन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, तो ये पानी आप पी के दिखाइए। और मालवीय जी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि एक अछूत के हाथ से पानी पी लें। परिणाम अंग्रेजों को भी ये पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर सही कह रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि जो संविधान में आपको अधिकार है, उसकी वजह से थोड़ा सा जो आप आरक्षण और कुछ रिसोर्स जो हमें मिले हैं, उनकी वजह से आज हम लोग थोड़े से आगे बढ़ गए हैं। वरना सच तो ये है कि जब देश आजाद हुआ तो अमीर लोग अमीर ही रहे और गरीब लोग गरीब ही रहे। अगर हमें पैंथर बनाना पड़ा, क्यों बनाना पड़ा? जब इस देश में कानून है, संविधान है, तो हमें क्यों बनाना पड़ा? क्यों हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए निर्णय लेना पड़ा? उसका एकमात्र कारण यह है कि कानून बनाने की ताकत हमारे हाथ में नहीं है और कानून को लागू कराने की ताकत हमारे हाथ में नहीं। और अगर कानून को लागू कराने की ताकत हमारे पास नहीं है, तो हम मात्र एक भीड़ है, और भीड़ को ये लड़ाई नहीं जीतती। भीड़ कभी कामयाब नहीं होती है, भीड़ हमेशा भेड़ होती है। हमें इस भेड़ की कैटेगरी से आगे निकलना पड़ेगा। मुझे आज एक तकलीफ और है, मैं उसको भी आपके सामने बयां करूंगा। यहाँ पैंथर्स बैठे हैं, ये रीढ़ है, इस आंदोलन की रीढ़ है जो लोग यहां बैठे हैं। बलि बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं दी जा सकती। अगर हमें शेर बनना है तो हमें अपने महापुरुषों के जीवन संघर्ष को, उनके सिद्धांतों को, उनके जीवन को अनुसरण करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हम इंस्टीट्यूशन बनाएं। आज आप चेक करो, महाराष्ट्र में हो सकता है क्या देश में हम पे ऐसे इंस्टीट्यूशन है कि हम अपने कमजोर बच्चों को जो है वहां पढ़ाने का काम कर सकें। जहां विरोधी लोगों ने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल के अपनी विचारधारा को वहां प्रचारित प्रसारित करने का काम किया, तो क्या उनके मुकाबले, उनको टक्कर देने के लिए या अपने समाज को उस लेवल पे खड़ा करने के लिए क्या हमारे पास उनसे आधे भी इंस्टीट्यूशन है? जैसा मैंने कहा कि आज अगर हम पढ़ते भी तो हैं तो मात्र नौकरी के लिए, और ये कड़वा सत्य है। मैं अपवाद को पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सच ये है अगर भारत में आज हम पढ़ते भी हैं तो मात्र इसलिए कि नौकरी मिल जाए। हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। और अगर हम ज्ञान के लिए पढ़ते तो फिर यहां दोबारा से डॉक्टर अंबेडकर जन्म लेते। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, और नौकरी इसलिए कि कुछ पैसे मिल जाए और उन पैसों के जरिए हम अपने घर परिवार को चला सकें। कहीं से कहीं तक भी हम आंदोलन के साथ नहीं खड़े हैं। यह पूरा आंदोलन देने के लिए है। आप फूले साहब को पढ़िए, उन्होंने 18 स्कूल खोले। आज हमारे पास IAS IPS भी हैं, वो 2 स्कूल नहीं खोल पाए। कौन जिम्मेदार? उन्होंने, आज हमारे लोगों को कुर्सी ना मिले उनको अपमान लगता है, लेकिन मां सावित्रीबाई फुले अपने अपमान की परवाह न करते हुए हमें पढ़ाने का काम करती थी। ऐसे चलते हैं आंदोलन। पैंथर अगर आगे बढ़ा तो पैंथर के लोगों ने अपना खून और अपना पसीना, अपना तन मन धन उसमें झोंका। और अगर भीम आर्मी ने अपनी पहचान बनाई,
मुझे गर्व है भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने पे कि पूरी दुनिया में जाने जाने वाली टाइम्स मैगजीन में अगर भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जगह बनाता है तो ये भीम आर्मी की ईमानदारी, उसके संघर्ष की पहचान है। पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। उन 200 से ज्यादा देश में 100 लोग, यानी कि 2 देश में से 1 व्यक्ति, और भारत के अंदर से आपका अपना खून, आपका अपना अम्बेडकरवादी छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपके परिवार का साथी, अगर उसको टाइम्स मैगजीन ये कहती है कि वो भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है। ये मेरी अकेले की कामयाबी नहीं, अम्बेडकरवादी मूवमेंट की कामयाबी। और वो लोग डरते हैं, वो पैंथर से भी डरते हैं, अम्बेडकरवाद से भी डरते हैं। एक झूठ वो हमें सुबह शाम सिखाते हैं कि यहां लड़ाई ब्राह्मणवाद और गांधीवाद के बीच है। वो हमारा जिक्र ही नहीं करते, उनकी आज भी आइडेंटिटी में हम लोग नहीं है। जबकि सच ये है कि आज भारत जहां खड़ा है, आज सीधी लड़ाई ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद के बीच। इतिहास गवाह है, मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूं। जब मैं चला था तो मुझे पता था कि मैं नांदेड़ जरूर पहुंचूंगा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि बाबा साहब अंबेडकर ये कह गए कि 21वीं सदी हमारी है और ये 21वीं सदी चल रही है। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग देश के अंदर तैयार हो रहे हैं इन नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ और इस देश को बांटने और कमजोर करने वाले लोगों के खिलाफ। और समय समय पे वो चिंगारी जो कहीं ना कहीं तैयार हो रही है, वो शोला बनकर जवाब देगी। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में तथागत बुद्ध के आदर्शों पे समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं ये भी मानता हूं, तथागत बुद्ध ने भी कहा कि विचार कभी स्थायी नहीं होते, समय परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो मैं ये भी मानता हूं कि कमजोर और ताकतवर में कभी समझौता नहीं होता। आज हम कहां खड़े हैं ये भी आप नोट कीजिए। हम पे आज इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, नौजवान भी हैं, आज हम पे पैसे वाले लोग भी हैं, आज हम पे साधन भी हैं, लेकिन हम खड़े कहां हैं? हम ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हैं। एक तरफ ये पूरी सरकार मिलकर सरकार सिस्टम खत्म कर रही है। जब सरकार सिस्टम खत्म होगा तो आपकी जड़ खत्म हो जाएगी। आज लेटरल एंट्री हो रही है, पूरे सिस्टम को बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार सिस्टम खत्म करके बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। आज इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, क्योंकि एक ताकत जो नागपुर से ऑपरेट होती है, वो चाहती है कि इस देश में किसी तरह से दोबारा से जो बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में आंदोलन ने नुकसान किया, वो उसकी भरपाई। मैं समझता हूं कि ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। अगर हमने बाबा साहब अंबेडकर को वास्तविकता में पढ़ा है तो हमें बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों पर चलना चाहिए।